भाई पावर जिन जिन के हाथ में होती है, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं पावर के, उन सबको आपको साथ लेके चलना होता है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, सारी की सारी ताकत मेरे पास आ जाए और बाकी सारे जो पावर सेंटर्स हैं वो डिमिनिश हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। तो फिर ऐसा तो नहीं होता। फिर जब ऐसा आप करते हैं तो फिर पूरी सोसाइटी जो है वो आपके ख़िलाफ़ इस लिहाज से हो जाती है कि वो जो स्टेक होल्डर, जो पावर के स्टेक होल्डर होते हैं, फिर वो अवामी तरीका साथ देते हैं कि क्या पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं। और ये सवाल हर पाकिस्तानी के दिल में तो मौजूद है कि पावर के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, ताकत के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके पास ताकत डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। यानी कुछ ताकत ठीक है एक फैक्शन के पास है, कुछ दूसरे के पास है, कुछ तीसरे के पास है। तो पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान में नवाबों के पास भी ताकत थी, पाकिस्तान में जो है जो पाकिस्तान जो आर्मी है, इस्टेब्लिशमेंट है, उसके पास भी ताकत थी। इसके अलावा पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी भी स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। मतलब मल्टीपल पावर स्टेक होल्डर्स थे। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि एक ही जो ताकत का जो सरचश्मा बन गया कि जी सारी की सारी ताकत हमारे पास हो। कोई नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने ज़रा तफसील से एक जायज़ा लिया था कि इनकलाबात क्यों आते हैं, रेवोल्यूशंस जो हैं वो क्यों आती हैं, और उस वाले से जो मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ हैं वो हमने आपके सामने रखी थी। और उसके तनाज़ुर में फिर हमने देखा था कि बांग्लादेश में फिर ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पे लोग खड़े हो गए, आवाम खड़ी हो गई। और ये जो एक फ़िनोमेनन है, ये सिर्फ वहाँ नहीं हो रहा, मामला हमारे सामने नज़र आता है कि श्रीलंका में भी हो चुका है अभी रिसेंटली। वहाँ पे लोग खड़े हुए, एक बहुत बड़ा आवाम का एक जत्था खड़ा हुआ और उन्होंने जो है एक बड़ा प्रोटेस्ट किया। इस तरीके से नेपाल के अंदर ये हो चुका है। तो यानी ये तीसरा मुल्क है साउथ एशिया के अंदर कि जिसके अंदर ये एक तब्दीली रूनुमा हुई है। और सब लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं, और इंटरनेशनल जो समझ लें कि स्कॉलर्स हैं जो ग्लोबल इश्यूज़ के ऊपर नज़र रखते हैं, वो भी अब इस बात पे बहस कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं। और ये सवाल हर पाकिस्तानी के दिल में तो मौजूद है, उनके हर पाकिस्तानी भी तंग आया हुआ है इस रजीम से। ख्वाहिश तो यही है, ठीक है। खैर इससे पहले जो है हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान में ऐसे हालात तो ज़रूर पैदा होते रहे, लोग खड़े होते रहे, लेकिन यह है कि वो तब्दीली नहीं आई, वो इनकलाब बर्पा नहीं हुआ। तो क्या अब वो वक्त आ गया है, ठीक है। तो ज़रा इसको हम इंशाल्लाह तफसील से आज देखेंगे। लास्ट सेशन में हमने बांग्लादेश के हवाले से बताया था कि उनकी पूरी सियासी तारीख़ का एक हमने नक्शा सामने रखा था कि क्या कुछ होता रहा बांग्लादेश में, आखिर हालात यहाँ तक क्यों पहुँचे। और फिर हम आज देखेंगे कि उसका एक मुवाज़ना करेंगे पाकिस्तान की तारीख़ के साथ कि पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा क्या होता रहा और क्या कोई मुमासलत है या नहीं है। तो और फिर इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर ये बात हमारे सामने खुल के वाज़ेह हो जाएगी कि आया यहाँ पे भी वैसा इनकलाब आ सकता है या नहीं आ सकता, या अभी उसमें वक्त है। तो देखें, जो थ्योरीज़ हमने मल्टीपल थ्योरीज़ को डिस्कस किया था, उसमें एक थ्योरी तो बड़ी अहम है और वो डायरेक्टली जो है अप्लाई करती है बांग्लादेश के सिनेरियो के ऊपर भी। और मैंने आपको बताया था वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ स्टेट पावर की थ्योरी है। ये अलेक्सिस डी टॉकवील था, एक बहुत बड़ा थिंकर इस हवाले से, उसने बहुत किताबें भी लिखी हैं। तो उसने कहा था कि जब भी एक सेंट्रल अथॉरिटी जो होती है ना, जो भी पावर जिसके पास होती है किसी भी इलाके में, किसी भी खित्ते के अंदर, जब वो अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करती है वो कुव्वत, और बाकी जो पावर होल्डर्स होते हैं उनसे पावर छीनने की कोशिश करती है, तो फिर इनकलाब के हालात पैदा हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि बांग्लादेश में ऐसा ही हुआ कि आपको पता है कि वहाँ पर शुरू से ही अवामी लीग का एक बड़ा असर रसूख था। शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग के ही सरबराह थे और उनको बांग्लादेशी जो थे वो हीरो मानते थे। लेकिन जैसे ही वो आए और शुरू के जो 4 साल है उनके या 3 साल जो हैं, उनके अंदर वो मसाइल को काबू में नहीं ला सके, और जिसकी वजह से उनके ख़िलाफ़ एक रेजिस्टेंस थी। लेकिन उन्होंने रेजिस्टेंस को जो है वो कुचलने की कोशिश की, और जो भी दीगर स्टेक होल्डर्स थे, जिसमें एक बड़ा स्टेक होल्डर आर्मी भी था ना, यानी बांग्लादेशी आर्मी, जिसके अंदर फिर एक बड़ा फैक्शन जो है वो मुक्ति बाहिनी का था,
वो जैसे कहते हैं लिबरेशन वेटरन्स जिन्हें कहते हैं, वो मुफ्ती बाहनी कि वो लोग भी, अब बात है, एक बड़े पावरफुल स्टेक होल्डर है ना पावर के अंदर। तो शेख मुजीबुर रहमान ने इसका ख्याल नहीं किया। उसने कहा कि भाई सारी की सारी पावर मेरे पास आ जाए। तो जब वो सारी की सारी पावर अपने पास लाने की उसने कोशिश शुरू कर दी, तो फिर सिस्टम जो है वो उसने काम करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से फिर जो सिस्टम के अंदर जो ख़राबी वाक़ हुई, उससे माशरे के अंदर मसाइल पैदा होना शुरू हो गए, और फिर बहुत बड़ा एक कहर भी आया था 1974 में। तो ये सब रीज़न्स बने कि कुछ चंद जो है लो रैंक अफसर थे, आर्मी अफसर थे, उन्होंने आके शेख मुजीबुर रहमान को उसकी फैमिली समेत कत्ल कर दिया, ठीक है। और इसमें कहा जाता है कि इसके बड़े करीबी साथी भी शामिल थे उनके साथ, यानी मुफ्ती बाहनी के भी कुछ अहम लीडरान जो थे, उनकी आशीर्वाद से ये सब कुछ हुआ। क्यों? क्योंकि भाई पावर जिन जिन के हाथ में होती है, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं पावर के, उन सब को आपको साथ लेके चलना होता है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, सारी की सारी ताकत मेरे पास आ जाए और बाकी सारे जो पावर सेंटर्स हैं वो डिमिनिश हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। तो फिर ऐसा तो नहीं होता। फिर जब ऐसा आप करते हैं तो फिर पूरी सोसाइटी जो है वो आपके ख़िलाफ़ इस लिहाज से हो जाती है कि वो जो स्टेक होल्डर, जो पावर के स्टेक होल्डर होते हैं, फिर वो अवामी तरीका साथ देते हैं, फिर वो आपका साथ नहीं देते हैं। तो फिर एक तब्दीली रूमा होती है। तो खैर वहाँ पे शुरू से ही ये मामला हो गया कि शेख मुजीबुर रहमान फिर 1975 में उनको जो है वो कत्ल कर दिया गया, उनकी फैमिली समेत। और उसके बाद फिर सिलसिला चलता रहा। जैसा हमने देखा, मुझे लास्ट टाइम जो है मैंने पूरा एनालिसिस आपके सामने रखा था कि एक तवील अरसा जो है डिक्टेटर्स ही उन पर मुसल्लत रहे, वही फ़ौजी आमिर थे ज़्यादातर जो उनके ऊपर रहे। बाद में जो है वो जनरल ज़ियाउर रहमान थे, वो आए, फिर उसके बाद फिर जो जनरल इरशाद आ गए। तो ये मुख्तलिफ लोग जो हैं वो आते रहे। लेकिन फिर इनके यहाँ हम देखते हैं कि कुछ डेमोक्रेटिक प्रोसेस का आगाज़ हुआ, ठीक है ना। और उसमें जो है खालिदा ज़िया आई, फिर ये हसीना वाजिद। लेकिन फिर 2008 के बाद हम देखते हैं कि मुसलसल फिर जो है यही हसीना वाजिद ही वहाँ पे हुकूमत में रही। एक और रीज़न जो शेख मुजीबुर रहमान के कत्ल की वजह बनी थी, वो उसकी हिंदू नवाजी थी, यानी हिंदुओं को बहुत ज़्यादा वो नवाज रहा था। इसी तरीके से शेख हसीना वाजिद का भी मामला था, ये क्योंकि वालिद साहब के नक्श कदम पे चल रही थी, और इसने जब से ये आई और जब से ये ताकत इसके पास रही, इसने बहुत ज़्यादा प्रो इंडिया अप्रोच थी इसकी, और इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया यहाँ पर। तो इसके हवाले से भी लोगों के अंदर एक नफरत थी। लेकिन जो असल वजह बनी, जो जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, वो ये कि उसने जब सारे पावर के जितने स्टेक होल्डर्स थे उससे ताकत छीनने की कोशिश की, जिसमें वहाँ की मिलिट्री भी है। फिर जारी बात है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी पार्टी जो थी वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भी थी, जो कि BNP, जिसकी सरबराह खालिदा ज़िया है। और खालिदा ज़िया कौन है? खालिदा ज़िया बेगम है ज़ियाउर रहमान की, जनरल ज़ियाउर रहमान की। तो एक तरह से समझ लें कि उसको फ़ौज की बैकिंग भी हासिल थी। तो एक उसको समझना था ना कि ताकत सारी की सारी मेरे पास नहीं है, लेकिन उसने वही किया जो उसके बाप ने किया, सारी की सारी ताकत अपने पास जो है वो कंसोलिडेट करने की कोशिश की। जिसकी वजह से क्या हुआ, आज आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जब स्टूडेंट्स खड़े हुए तो फ़ौज जो है स्टूडेंट्स के साथ है, यानी फ़ौज ने साथ नहीं दिया शेख हसीना वाजिद का। उसकी वजह यही है कि वो भी नालान थे, BNP भी नालान थी। तो जितने भी और कोई पावर के स्टेक होल्डर्स थे, उनसे आपने जब ताकत छीनने की कोशिश की तो वो रिटेलिएट करते हैं, वो आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो ये थ्योरी पूरी तरीके से वहाँ पे अप्लाई करती है बांग्लादेश में कि ये हुआ असल में। एक तो इसका पहलू है जो पावर के स्टेक होल्डर्स के हवाले से हमारे सामने आता है, और एक पहलू वो है जो फिर अवामी सतह पे जो डिस्कॉन्टेंट था, जो मज़लूमों का दर्द था, वो एक दूसरा पहलू है कि एक तरफ तो जो इसका बाप भी था, यानी शेख मुजीबुर रहमान, उसका भी यही मामला था कि जो भी अपोजिशन पार्टी नज़र आया उसको कुचल दो, जो मुखालिफ नज़र आया उसको कुचल दो, वो फिर जुल्म बर्पा करना आम लोगों के साथ। तो इसका भी मामला यही था। ये पिछले तकरीबन जो भी 15 साल से ये हुकूमत में थी, मुसलसल 3 टर्म्स जो है ना इसकी, वो तो मुसलसल अभी ये चौथी टर्म थी ना इसकी, 2024 में शुरू हुई थी, अभी ये चौथी टर्म शुरू हुई है। अब इसमें इसने वही किया कि कोई जो मुखालफिन है उनको कुचला, आवाम के ऊपर भी जुल्म किया, ठीक है, बस अपनी मर्ज़ी चलानी है, मनमानी करनी है। तो जब ये मामला जो है, जब आप एक तवील अरसे तक जो है एक ज़ालिमाना निज़ाम मुसल्लत करके रखते हैं आवाम के ऊपर,
तो आखिरकार आवाम जो है वो खड़े हो जाते हैं, उनके अंदर उनका जो है सब्र का पैमाना लबरेज हो ही जाता है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि अरब स्प्रिंग के अंदर ये जो अरब ममालिक के अंदर अरब स्प्रिंग आई थी, तो उसमें क्या हुआ था कि वो 40-40 साल से डिक्टेटर्स बैठे हुए हैं, मुसल्लत हैं, और वो जुल्म किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये जुल्म जो है लोग ठीक है उस वक्त तक तो बर्दाश्त कर लेते हैं जब माशी हालात कुछ बेहतर हैं। ठीक है, जैसे दुनिया के अंदर और भी तो बादशाह आते हैं, आमरीतें हैं, लेकिन जहाँ पे हालात बेहतर हैं, जहाँ पे कुछ इकनॉमिक कंडीशंस बेहतर हैं, तो वहाँ लोग जो हज़म कर लेते हैं, ठीक है यार हालात तो ठीक हैं। मुअम्मर कज़ाफ़ी जब तक रहा, या फिर जो है सद्दाम हुसैन जब तक रहा, तो शुरू में तो हालात अच्छे थे, लेकिन जब हालात आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हुए तो फिर जुल्म जो है वो ज़्यादा वाज़े होना शुरू हुआ, और उस वजह से लोगों के अंदर जो है एक नफ़रत बढ़नी शुरू हो गई। तो यहाँ पे ये मामला हमें नज़र आता है कि हसीना वाजिद जो है, क्योंकि उसने प्रो इंडिया पॉलिसी अपनाई थी, तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से और भी रीज़न्स हैं, यानी ये भी एक रीज़न है, इसके अलावा और भी रीज़न्स हैं कि बांग्लादेश की इकॉनमी भी तरक्की कर रही थी। लेकिन जब डिक्टेटरशिप होती है ना, तो जो इकॉनमी बेशक जितनी मर्जी तरक्की करे, उसका असर आम लोगों तक नहीं पहुँचता। वही जो ऊपर चंद अशराफिया के लोग होते हैं वही उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। तो यही हो रहा था कि इसे कहते हैं अपवर्ड मोबिलिटी, यानी तरक्की तो हो रही है, 6% से जीडीपी ग्रो कर रहा है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है ना, मतलब 6+ अगर आपका जो है जीडीपी ग्रोथ है आपकी, तो ये बहुत अच्छी इकॉनमी समझी जाती है। लेकिन यह है कि उसका फ़ायदा नीचे लोगों तक नहीं पहुंच रहा था। तो एक और थ्योरी भी इस हवाले से जिसका जिक्र हमने किया था कि ये जो महरूमी होती है, महरूमी का जो एहसास होता है, एक तो होती है एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन, यानी एक होती है कि बाकायदा महरूमी का एहसास होता है उन तबकात के अंदर जो कि महरूम तबकात होते हैं, और जो तरक्की कर रहे होते हैं लोग, उनके बारे में एक दिल में नफ़रत पैदा होना शुरू होती है, और ये नफ़रत बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो ये तारीख़ी तौर पर ऐसा होता था कि 1% अशराफी है वो पूरे मुल्क के जो है वसाइल के ऊपर काबिज़ है, 99% लोग जो हैं वो पिस रहे हैं। तो वहाँ तो डिस्क्रिमिनेशन ही इतनी ज़्यादा थी, लेकिन डिप्रिवेशन जो थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, यानी महरूमी का एहसास बहुत ज़्यादा था। तो आखिरकार जो है जब वक्त आया, लोगों का एहसास हुआ, तो फिर इनकलाबात रूनुमा हुए। लेकिन एक और थ्योरी जो है ये टेड गुर ने जो दी थी कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि तरक्की कर रहा होता है मुल्क, और लोग इतने ज़्यादा महरूम भी नहीं होते, यानी लोगों की जो महरूमी है उसका लेवल वो नहीं होता जो पहले लोगों का था। लेकिन अगर रिलेटिवली देखें, यानी अगर उसको कंपेयर करें, तब भी लोग जो हैं उसमें महरूमी के शिकार हो जाते हैं। चाहे बांग्लादेश की इकॉनमी तरक्की कर रही थी और कुछ बेहतरी भी आ रही थी सोसाइटी के अंदर, लेकिन वो जो एक ख़ास अशराफिया है जो उनको सब कुछ मिल रहा था, उसके मुकाबले में आवाम को कुछ नहीं मिल रहा था, या मिडिल और अपर मिडिल क्लास को नहीं मिल रहा था। तो ये भी यानी अगर मुआवजा करके लोग देखते थे तो उनको एक महरूमी का एहसास हो रहा था। तो ये भी एक रीज़न बन सकता है कि लोगों के अंदर एक जो है जज्बा महरूमी का जो है वो बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि फिर वो फटता है, और वही हुआ यहाँ पर। तो ये दूसरी एक थ्योरी है जिसको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और भी कुछ थ्योरीज हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये मेन आप कह सकते हैं कि इनका इम्पेक्ट हुआ जो बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं। अच्छा, फिर एक और जो है जो इक्विलिब्रियम की बात वो करता है ना कि चार्ल्स जॉनसन ने बात की थी कि एक ऐसा कोई बड़ा इवेंट होता है कि जो पूरी सोसाइटी का हिला के रख देता है। तो वो तो मैंने बताया कि वो इवेंट जो अभी हुआ है 9 मई के, जो 9 अक्टूबर को जो 7 अक्टूबर को जो ये हुआ, 7 अक्टूबर को ये जो वाक़या पेश आया कि फ़लस्तीनी जो खड़े हुए और उन्होंने फिर वो तूफ़ान अक्सा लॉन्च किया, तो इसका इम्पैक्ट वैसे भी दुनिया में पड़ना है। आप देखेंगे पूरी दुनिया में इम्पैक्ट पड़ा है इसका। आप मगरबी ममालिक में भी देख लें कि वहाँ कितने लोग खड़े हुए हैं इस वक्त अपनी हुकूमतों के ख़िलाफ़, तो उसका भी असर हो सकता है कि पड़ा हो कि सिलसिला जो चल रहा था उसके अंदर जो है थोड़ी सी जो है एक तब्दीली आ गई, एक डिस्टॉर्शन आ गई। इससे कहते हैं कि इक्विलिब्रियम डिस्ट्रॉय हो गया, जिसकी वजह से फिर हालात जो हैं वो नहीं रहते जो पहले थे। यानी एक तो सोसाइटी चल रही होती है, उसमें एक अरेंजमेंट्स होती हैं रिलेशनशिप्स की, आपस में जो है वो चल रहा होता है सिलसिला, लोग देख नहीं पाते कि क्या हमारे साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं, बाहर इंटरनेशनल हालात पैदा होते हैं, या रीजन के अंदर ऐसे हालात पैदा होते हैं, तो फिर लोग भी सोचने में मजबूर होते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है जिसने ट्रिगर किया है इसे। और बाकी ओवरऑल जो ग्लोबल इस वक्त रिसेशन का मामला है, इकोनॉमिकली जो है तमाम ही ममालिक जो है सफ़र कर रहे हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट है। तो हर जगह पे इसके इम्पैक्ट्स तो हैं,
लेकिन ये है कि जो मेजर रीज़न जो है वो मैंने आपके सामने रख दी कि वो असल रीज़न बना के जो इस वक्त जो है हसीना वाजिद जो है उसने तो जुल्म का निज़ाम बर्पा किए रखा और मुसल्लत किए रखा उसे 15 साल तक, यानी 15 से 20 साल आप कह सकते हैं कि वो मुसलसल उन्होंने मुसल्लत रखा, और उसकी वजह से एक रिएक्शन हुआ। और दूसरा जो है वो स्टेट पावर को कैप्चर करने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो स्टेक होल्डर्स थे पावर के वो भी उनसे जो है अलहदा हो गए, और उन्होंने भी इस पूरी स्ट्रगल के अंदर अवाम का अब साथ दिया है। ठीक है, तो ये होता है कि ये बात तो है कि वहाँ की जो नेशनलिज़म है उसके अंदर इस्लाम है। मैंने बताया था ना कि वहाँ की जो कौमी तरीक़े हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि बंगाली नेशनलिज़म जो है वो एक बड़ी तारीख़ी एक अपनी हैसियत रखती है। तो इस वजह से वहाँ पे बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी जैसे अब खालिदा जिया की है, ये भी प्रो इस्लाम है, यानी इस्लाम के अगेंस्ट नहीं है ये लोग। इसलिए जमात इस्लामी बांग्लादेश की हमेशा से जो है उनके साथ एक अच्छी कोऑर्डिनेशन रही, कोलिशन उन्होंने 2-3 दफ़ा उन्होंने कोलिशन बनाया उनके साथ। तो यानी एक अच्छी उनके साथ उनके काम अच्छे तरीके से वो मिल के काम करते रहे हैं, उनका आपस में एक ताल्लुक़ रहा है। तो ये भी एक रीज़न था कि बांग्लादेश की जो जमात इस्लामी है उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया, और ये जुल्म सिर्फ उनके ऊपर नहीं किया गया था, ये तमाम अपोजिशन पार्टी के साथ उन्होंने जो है यही जुल्म रवा रखा था। लेकिन बांग्लादेश की जो जमात इस्लामी है उस पर तो ख़ास तौर पर उन्होंने क्रैकडाउन किया, और एक जुल्म की जो है दास्तानें रकम करके रखनी। उनके कितने ही लीडरान को जो है वो शहीद किया गया, और उनके कितने हज़ारों की तादाद में कारकुन जो थे उनको कैद किया गया और उनको टॉर्चर किया गया। बाद कुछ 10 साल के बाद अभी जब ये आया है मामला, तब्दीली आई है, तो उनके कारकुनान घर वापस आए हैं, कोई 8 साल के बाद, कुछ 6 साल के बाद, और टॉर्चर सेल्स में रखा हुआ था उनको। तो यानी ये ज़ाहिर बात है कि जब जुल्म होता है किसी भी एक फैक्शन के ऊपर, तो वो जो जुल्म को देखने वाले लोग होते हैं वो साइलेंट ज़रूर होते हैं, यानी जिसे कहते हैं ना साइलेंट मेजॉरिटी, जिसे कहते हैं कि खामोश अक्सरियत खामोश ज़रूर होती है लेकिन वो फील तो करती है। तो ये जो जुल्म जो उनके ऊपर हुआ ये भी एक फैक्टर था जिसने एक जो है इसमें जलती पे तेल का काम किया। और ये हम देख सकते हैं कि जब वो हसीना वाजिद ने रज़ाकार का कहा ना उनको कि ये रज़ाकार हैं, ये तो रज़ाकार किनको कहती थी वो हसीना वाजिद? वही जमात इस्लामी और उनके मेंबरान को कहती थी कि तुम रज़ाकार हो। ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर इल्ज़ाम था कि ये पाकिस्तान का इन्होंने साथ दिया था जब 1971 में। तो इसलिए जब उसने ये कहा है सबको, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है हम हैं, हम सब रज़ाकार हैं। तो यानी ये भी रीज़न हो सकता है। तो ये बड़े फैक्टर्स हैं जिनको हमारे सामने रहने चाहिए। तो अब हम ज़रा पाकिस्तान का मुवाज़ना करते हैं कि पाकिस्तान में क्या होता रहा और जो है उसका ओरिजिन क्या था और फिर बना क्या, हमारा हाल क्या हुआ, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। यानी बना तो इसी मकसद के लिए था पाकिस्तान, इस्लाम यहाँ पे नाफिज होगा। और वो फिर अल्लामा इकबाल का वो कौल जो है वो आपके सामने रहना चाहिए कि खुतबा आलाबाद में उन्होंने कहा था, जहाँ पे वो कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि ये जो 4 प्रोविंस हैं कि ये जनाब पंजाब है और ये सरहद है, बलूचिस्तान है और सिंध है, इस पर मुश्तमिल जो है मुझे शुमाल मगरिब में जो है एक मुसलमानों की रियासत जो है उभरती हुई नज़र आ रही है। और ये डेस्टिनी है मुसलमानों की कि ये ऐसा होकर रहेगा। और अगर ऐसा होगा, वो कहते हैं अगर ऐसा होगा तो एक तो इससे ये फ़ायदा होगा कि बड़े सग़ीर के अंदर ताकत का तवाज़ुन जो है वो दुरुस्त हो जाएगा, जिससे अमन-ओ-मान हो जाएगा हिंदुस्तान में। मतलब अगर तो है इस तरीके से मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई, मुसलमानों की एक रियासत नहीं बनी, तो यहाँ पे हिंदुस्तान जो है वो तमाम के तमाम ताकत को अपने पास मुर्तकिज़ करने की कोशिश करेगा। जो हिंदू जो है वो मुसलमानों को भी मातहत करने की कोशिश करेगा, तो फिर अमन-ओ-मान नहीं हो सकेगा। फिर मुसलमान हमेशा जो है इनके ख़िलाफ़ फ़ाइट करते रहेंगे। बड़ी दूर अंदेशी वाली बात है कि अगर मुसलमानों की ये रियासत कायम होती है तो हिंदुस्तानी इंडो पाकिस्तान जो है बरसग़ीर के अंदर अमन कायम हो जाएगा, क्योंकि ताकत का तवाज़ुन दुरुस्त हो जाएगा। और इसके साथ ही इस्लाम को ये मौका मिलेगा कि वो जो शहनशाहियत के दौर में इस्लाम के ऊपर जो है बदनुमा दाग लग गए थे, इस्लामी तालीमात को मस कर दिया गया था, तो इस्लाम को ये मौका मिल जाएगा कि उसका जो सही चेहरा है लोगों के सामने पेश हो, उसकी तालीम, उसकी तहज़ीब, उसकी जो सकाफ़त है, उसको हम हरकत में लाएंगे, उसको हम अमली जामा पहना कर एक बेहतरीन जो है निज़ाम दुनिया के सामने पेश करेंगे कि उसकी जो रूह है और रूह असर, उसके दरमियान मुताबिकत भी पैदा करेंगे कि इस वक्त जो रूह असर है, इस वक्त जो ज़माना जो है जिस तरफ आगे बढ़ चुका है, जदीद दौर के अंदर हम इस्लाम का एक बेहतरीन नमूना लोगों के सामने पेश करने के काबिल हो सकेंगे। तो हमें ये मौका मिलेगा जब हम पाकिस्तान को हासिल करेंगे।
तो ये अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद में वाज़ेह किया था, यही विज़न था, यही मकसद था जिसके लिए पाकिस्तान को हासिल करने की इन सब ने कोशिश की। यही मकसद कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का था कि वो इसीलिए पाकिस्तान को चाहते थे कि पाकिस्तान हासिल हो। लेकिन बाद में जो हुआ वो आपके सामने। लियाक़त अली ख़ान जो थे बस उनके करीबी साथियों में से थे, उन्होंने तो क़रारदाद मक़ासिद थी जो है अप्रूव करवाई, लेकिन बाद में उनको भी आपको पता है शहीद कर दिया गया। और उसके बाद से फिर ये मामला ऐसा डी ट्रैक हुआ कि फिर दोबारा कहीं जाके हम देखते हैं कि ज़ियाउल हक़ के ज़माने में कुछ इस्लामाइजेशन हुई, लेकिन उससे पहले जो है अयूब खान का ज़माना जो है या उसके बाद का जो ज़माना है, इवन भुट्टो का भी जो ज़माना था, उस ज़माने तक जो है यहाँ पे सेकुलराइजेशन ही हो रही थी। और अगर ये सिलसिला आगे बढ़ता रहता तो शायद हम तुर्की जैसा तो ना बनते, लेकिन ये काफ़ी हद तक यहाँ पे सेकुलराइजेशन हो जाती। लेकिन यह है कि ज़ियाउल हक़ ने आके उसके आगे बंद बांधा और इस्लामाइजेशन की तरफ जो है अहम स्टेप्स उठाए, तो वो अपनी जगह पे एक बात है। तो ये थोड़ी सी हमें तारीख़ हमारे सामने जो रहे तो ये ताकि क्लैरिटी रहनी चाहिए ना कि हम बने क्यों थे, मकसद हमारा क्या था कि पावर के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, ताकत के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके पास ताकत डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। यानी कुछ ताकत ठीक है एक फैक्शन के पास है, कुछ दूसरे के पास है, कुछ तीसरे के पास है। तो पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान में नवाबों के पास भी ताकत थी, पाकिस्तान में जो है जो पाकिस्तान जो आर्मी है, इस्टेब्लिशमेंट है, उसके पास भी ताकत थी। इसके अलावा पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी भी स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है, मतलब मल्टीपल पावर स्टेक होल्डर्स थे। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि एक ही जो ताकत का जो सरचश्मा बन गया कि जी सारी की सारी ताकत हमारे पास हो। कोई सिविलियन खड़ा हुआ तो उसको कुचल दिया गया, कोई जो है अगर तो यहाँ पे कोई नवाब अगर स्ट्रांग था तो उसकी भी कमर तोड़ दी गई। अच्छा, कुछ तो पंजाब के अंदर वैसे भी जो है जो फ्यूडलिज़म थी या जहाँ पे जो भी पुराना निज़ाम था, अग्रेरियन सिस्टम था, जिसका ज़िक्र मैंने पहले किया था, कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है कि जैसे जैसे जो है आगे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती है और वैसे वैसे जो है ये जो पुराना निज़ाम था वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है और नया निज़ाम खड़ा होता है। तो यहाँ पे जो थे पहले जागीरदार हुआ करते थे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन बाद में क्या हुआ कि नई क्लास वजूद में आई और वो थी कैपिटलिस्ट थी, वो इंडस्ट्रियलिस्ट थी। तो उस लिहाज से एक नया तबका जो है ताकत पकड़ना शुरू हो गया। अच्छा, वो जो नया तबका ताकत पकड़ना शुरू हो गया तो जो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसने देखा कि ये तो नई ताकत आ गई, ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। पहले जो नवाब थे या जागीरदार थे वो उनके किसी हद तक उनके साथ एग्रीमेंट्स थे, मामला चल रहा था। ये जो नई ताकत उभर के आ रही थी तो इनको कंट्रोल करने के लिए फिर उन्होंने बाकायदा ख़ुद जो है ऐसे जो है सरमायादार खड़े करने शुरू किए जो उनके मातहत रहें, ठीक है। ये जो आपको इलेक्टेबल्स का कॉन्सेप्ट नज़र आता है, ये जो इलेक्टेबल्स हैं जिसमें बड़े नाम आपको नज़र आते हैं, जहांगीर तरीन जैसे हो गए या इस तरह और जो लोग हैं, ठीक है, ये लोग वो थे जिनको बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट ने जो है खड़ा किया, इनको बाकायदा जो है मराद दी गई ताकि ये भी जो है इस्टेब्लिश हो सकें इस नई कैपिटलिस्ट क्लास के अंदर। तो जब वो जो कैपिटलिस्ट खड़े होना शुरू हुए उनके ख़िलाफ़ इन्होंने ये लोग खड़े करना शुरू कर दिए। फिर जब वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए, यानी कैपिटलिस्ट एक ज़माने में यहाँ बड़े स्ट्रॉन्ग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े स्ट्रॉन्ग थे, उनके अयूब खान ने जो है ये अप्रोच अपनाई थी जिसे वो कहते हैं ना कि हार्वर्ड ट्रिकल डाउन मॉडल कहते हैं, कि वो उसने नाफिज किया था यहाँ पर। हार्वर्ड ट्रिकल डाउन मॉडल क्या है कि जो एलीट है ना, आप उनको फैसिलिटेट करते हैं। एलीट जो है वो अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश करते हैं और उनको एक्सपैंड करते हैं, और उससे फ़ायदा क्या होता है कि पूरी सोसाइटी तरक्की करती है। एक तरीका तो ये है ना कि आप एलीट को कुचल दें, एलीट से लेके आप आवाम या जो छोटे तबकात हैं उनको आप नवाजना शुरू कर दें, वो तो सही तरीका है, अच्छा तरीका है। लेकिन यह है कि एक ये मॉडल भी है कि जो एलीट है उनको आप फैसिलिटेट करें और वो जितनी ज़्यादा वो तरक्की करेंगे वैसे वैसे जो है नीचे भी उसकी तरक्की पहुँचेगी। तो अयूब खान ने जो ये मॉडल दिया था तो उससे हमारे जो एलीट थी यहाँ पे वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए यहाँ पर, ख़ासतौर पे जो बड़ी बड़ी फैमिली जिनका जिक्र डॉक्टर महबूब उल हक ने भी किया। आप पता ना उनकी जो किताब है उसके अंदर 22 ख़ानदान का उन्होंने जिक्र किया। अब वो 22 से ज़्यादा हो गए हैं, वो अब जो है 40 ख़ानदान हो गए। लेकिन आप देखें कि जब वो इतने स्ट्रॉन्ग हुए कि किसी पोजीशन में थे कि जिसकी वजह से नीचे भी फ़ायदा आता, एक बहुत बड़ी तहरीक खड़ी कर दी गई या सपोर्ट किया गया उसे कि वो खड़ी हो इनके ख़िलाफ़, वो थी भुट्टो की तहरीक। भुट्टो का सारा जो ज़ोर था वो इसी के ख़िलाफ़ था ना कि जनाब ये जो चंद ख़ानदान है बस वो चढ़ के बैठ गए हैं और ये जो है इन्होंने
सारे वसाइल पर कब्ज़ा कर लिया है और हमने इनसे वसाइल छीनने हैं, और उसने जो है आवाम का नारा लगाया, रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया, और जो है सोशल डेमोक्रेसी की बात की। तो और उसकी एक बड़ी जो समझ लें कि पॉलिसी थी वो नेशनलाइजेशन की पॉलिसी थी कि अगर मैं हुकूमत में आया तो मैं नेशनलाइजेशन करूँगा। और वही हुआ कि जब उसके पास वो ताकत आई तो उसने फिर जितने भी ये लोग थे जो अच्छे खासे डेवलप हो चुके थे, इन सब को जो है ख़त्म कर दिया, इनसे जो है वो ताकत ले ली, नेशनलाइज कर लिया। तो अब जब ये नेशनलाइजेशन हुई तो वो जो सारे एलीट थे जिनके पास कैपेबिलिटी थी, प्रोडक्ट जो जिन्हें कहते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसको वो कार्ल मार्क्स कहता है कि किसी भी खत्ते में, किसी भी इलाके में ताकत उनके पास होती है जो उस सोसाइटी के लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं ना उनको बनाना जानते हैं। ठीक है ना, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन्हें कहते हैं। मतलब जो सोसाइटी के लिए चीज़ें चाहिए सोसाइटी को रन करने के लिए, जो लोग उनको प्रोड्यूस करना जानते हैं ना, ताकत उनके पास होती है। ठीक है, तो इनके पास बड़ी स्पेशलाइजेशन आ गई थी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने अपने आप को बड़ा स्टैब्लिश कर लिया था। जब भुट्टो ने इन सब को जो है नेशनलाइज कर लिया, अब नेशनलाइज कर लिया तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स का काम था फिर इन सब को चलाना। अब गवर्नमेंट ऑफिसर जो थे वो ये कैपेबिलिटी नहीं रखते थे, क्योंकि ये कैपेबिलिटी 1-2 सालों में या 5-10 सालों में तो नहीं आती है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेकेड्स के अंदर जो है कैपेबिलिटी डेवलप होती है। तो इनके जब हाथ में आई ये सारी जो भी इंडस्ट्री है तो इसका बेड़ा गर्क हुआ, बर्बादी आई। ठीक है, तो ये सारा, लेकिन इसके पीछे जो आर्किटेक्ट जो थे जो इस सब को मतलब ऑर्केस्ट्रेट कर रहे थे वो हमारी वही इस्टेब्लिशमेंट रही। उनको यही हमेशा खदशा रहा कि कोई इतना ताकतवर ना हो जाए कि हमें आंखें दिखाना शुरू कर दे। इस खदशे के तहत उन्होंने किसी को भी पिनपने नहीं दिया। हर अल्टरनेट जो है पावर का जो स्ट्रक्चर था उसको ख़त्म करना ये उनका मकसद रहा। होते होते जो भी पॉलिटिकल जो है ज़रा पार्टी स्ट्रांग होती उसको जो है कमज़ोर करने की कोशिश की जाती। भुट्टो को भी बाद में आपने देखा कि जब भुट्टो इतना स्ट्रांग हो गया तो उनको नज़र आया कि ये भुट्टो जो है अब उससे काम नहीं चलेगा, उसको भी हटा दिया गया। भुट्टो के बाद जब नवाज शरीफ सामने आया, वो भी बड़ा एक इंडस्ट्रियलिस्ट था, उसका भी बैकग्राउंड था इस लिहाज से, यानी शरीफ फैमिली का पूरा एक बैकग्राउंड था। तो उसको भी फिर देखा गया कि अगर ये हम अपनी मर्ज़ी करना शुरू करेगा तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, इसको भी हटा दिया गया। और अभी रिसेंटली जो है एक और ताकत को खुद ही जो है उसको जो है बनाया और उसको जो है उसको तबाना किया, लेकिन जब उनको नज़र आया कि ये भी बड़ी ताकत है, हमें चैलेंज कर सकती है, उसको भी हटा दिया। तो अगर इस तरीके से आप करते रहेंगे तो वही सेंट्रलाइजेशन ऑफ स्टेट पावर की बात है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं पावर के उनसे आप ये छीनते रहेंगे तो फिर आखिरकार क्या होगा? आखिरकार ये होगा कि फिर आप अकेले रह जाएंगे। और अब जो है जिस जगह पे हमारे लोग खड़े हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, उनको ये सोचना चाहिए ना कि अब वो कहाँ पे खड़े हैं, उनके साथ कौन है अभी इस वक्त। क्या ये शरीफ फैमिली उनके साथ है? क्या ज़रदारी फैमिली उनके साथ है? कि सब लोग तो डसे हुए हैं, ये तो इसलिए असर कर रहे हैं कि मजबूरी है उनकी। ठीक है, लेकिन दिल से तो ये नहीं तस्लीम करते उनको, और ना ही और जो है पॉलिटिकल कोई पार्टी या कोई ऐसा वडेरा है जो इनको पसंद करता है, ना कोई ऐसा नवाब है जो उनको पसंद करता है। अब बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? बलूचिस्तान में भी यही चीज़ है कि वहाँ पर जो पावर स्ट्रक्चर्स थे, अकबर बुकरी जो था उसको मार दिया गया, उसके बाद जो है जो भी वहाँ पे पावर स्ट्रक्चर्स हैं उनसे ताकत छीन ली। तो आप सारी पावर, जब यही सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है ना, आप सेंट्रलाइज करेंगे उस सब पावर को तो आखिरकार आप तनहा रह जाएंगे। तो अब मामला यह है कि वो तनहा है, लेकिन नीचे से आवाम के अंदर जो है नफ़रत वो उस लेवल तक नहीं पहुंची जिस लेवल तक जो है बांग्लादेश में पहुंची है, जिस लेवल तक जो है वो मिस्र के अंदर या बाकी जगहों पे पहुंची। यहाँ पे एक तरीके से ये काम होता रहा कि 10 साल तक डिक्टेटर आया, उसके बाद फिर कुछ थोड़ी बहुत सिविलियन गवर्नमेंट आ गई, थोड़ा सा उसको मौका दे दिया गया, तो वो जो प्रेशर था वो निकल गया। ठीक है, गुब्बारे में से हवा थोड़ी सी निकली, फिर दोबारा से गुब्बारे में हवा बढ़ती है, फिर एक थोड़ी सी सिविलियन गवर्नमेंट थोड़ी देर के लिए ले आते हैं, फिर हवा निकल जाती है। और इस तरीके से जो है ये मैनेज कर रहे हैं, यानी अभी तक तो बड़े सक्सेसफुली जो है सक्सेसफुली इसको मैनेज किया है। लेकिन ये है कि ये गेम किसी भी वक्त हाथ से निकल सकती है, क्योंकि अब इस वक्त जो करंट सिनेरियो है वो ये कि ये लोग जो कि पावर को सारे के सारा अपने पास मुर्तकज़ करना चाहते थे, उन्होंने कर तो ली है किसी तरीके से जैसे तैसे है, लेकिन अब वो तन्हा हैं, अब उनकी कोई सपोर्ट नहीं है। अगर यहाँ पे आवाम खड़ी होती है
तो आप क्या समझते हैं कि जितने भी ये लोग जो डसे हुए हैं ये सब किन के साथ खड़े होंगे? अभी तो उनको नज़र नहीं आ रहा कि आवाम खड़ी हो रही है, इसलिए वो मजबूरन जो है यस सर कर रहे हैं। लेकिन जिस लम्हे उनको नज़र आ गया कि आवाम का एक बड़ा रेला जो है वो खड़ा हो गया है, तो ये सब लोग जो हैं आवाम के साथ खड़े होंगे। ये हमारे जो ताकतवर लोग हैं उनके साथ खड़े नहीं होंगे। तो सस्ते यानी ये मामला जो है ये बड़ा ख़तरनाक है। लेकिन अब हम उस तरफ जब देखते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि वहाँ पे फिर ये स्टूडेंट्स खड़े हुए, उन्होंने स्ट्रगल की और यहाँ तक बात को लेकर आए। लेकिन ये एक दो दिन की बात नहीं है, ना ये एक दो सालों की बात है। कोई भी तहरीक अगर यहाँ पे खड़ी होती है तो उसको सालों लगेंगे तब जाके वो मुनज़्ज़म होती है। और याद रखें, बग़ैर किसी मुनज़्ज़म तहरीक के और मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइजेशन के अगर यहाँ पे कोई अनरेस्ट होता है तो फिर उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, उससे कोई पॉजिटिव चीज़ बरामद नहीं होगी। जैसे मिस्र के अंदर वो लोग जो खड़े हुए वो मुनज़्ज़म नहीं थे, उनके पास कोई निज़ाम नहीं था, उनको ये नहीं पता था कि आगे जब आप गिरा देंगे हुस्नी मुबारक को तो आगे क्या करना है आपने, अगला निज़ाम कैसा होगा, उसकी खतोखाल कैसे होंगे, उसके बारे में उन्होंने पहले से नहीं सोचा हुआ था। तो यही हुआ कि हुस्नी मुबारक को गिरा दिया गया, उससे बड़ा सीसी आ गया, ठीक है, निज़ाम वही रहा, बल्कि मुल्क जो है उसका बेड़ा गर्क हो गया। और बाद दूसरी जगहों पे जहाँ पे मुअम्मर गद्दाफ़ी के ख़िलाफ़ लोग खड़े हुए तो मुल्क ही दो लख्त हो गया, वहाँ पे खाना जंगी शुरू हो गई। तो ये मामला सद्दाम हुसैन का जो मामला आप देख लें, सद्दाम हुसैन जब गया तो खैर वो तो फ़ौरन ऑक्यूपेशन ही में होगी, बाहर से अमेरिका का हमला ही हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि लीबिया के अंदर हुआ इस तरीके से, यही मामला जो है बाकी जगहों पर भी होगा, पाकिस्तान में भी यही होना है। अगर यहाँ पर कोई मुनज़्ज़म कोई जमात जो है वो इनको लीड ना कर रही हो, इन रेवोल्यूशनरीज़ को, अवाम को, उस वक्त तक जो है यहाँ पे तब्दीली नहीं आ सकती, बल्कि ये नुकसानदेह होगा पाकिस्तान के लिए। तो वहाँ पे क्या हुआ बांग्लादेश के अंदर कि वो स्टूडेंट्स जो हैं वो खड़े हुए, उन्होंने जो है रेजिस्टेंस का आगाज़ किया। ये कब से आगाज़ किया? मैंने आपको बताया था कि 2008 से बात शुरू हुई, ये आज की तारीख नहीं है। 2008 में ये तारीख शुरू हुई, लेकिन ये जो रिफ़ॉर्म, कोटा रिफ़ॉर्म मूवमेंट है 2008 में शुरू हुई। और 2008 में जब शुरू हुई तो शुरू से, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जो मुखालिफ पार्टियां थीं वो इनके साथ तो नहीं थी, चाहे बीएनपी हो चाहे वो जमात इस्लामी बांग्लादेश हो, इन दोनों पार्टीज़ ने जो है इस मूवमेंट को शुरू से सपोर्ट किया। 2008 में शुरू हुई लेकिन नाकाम होगी, कुचल दिया गया इनको। फिर 2013 में फिर जो है दोबारा से इसके अंदर जो है वो हरकत पैदा हुई, फिर इसको कुचल दिया गया, या कामयाब नहीं हो सकी। फिर 2018 में फिर ये तारीख शुरू हुई, यानी फिर अपने इस तारीख ने ज़ोर पकड़ा, यहाँ तक कि ये कामयाब हुई। यानी 2024 की तो अभी लोगों को पता चल रहा है ना कि ये इतनी बड़ी तारीख खड़ी, लेकिन 2018 में ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस खड़ी हुई थी। यानी उसमें जो है स्टूडेंट्स खड़े हुए, उनके साथ ये सारी बीएनपी और बांग्लादेश की जमात इस्लामी का भी साथ था, और ये कामयाब हुए। यानी यही हसीना वाजिद है जिसको मानना पड़ा और कोटा सिस्टम में से डिज़ोल्व करना पड़ा। अब ये 2024 में जब दोबारा आई है तो इसी के जारी बात है, वो आशीर्वाद से ही हुआ ना, वो कोर्ट्स भी इसके मातहत थी। हसीना वाजिद ने कोई पावर स्ट्रक्चर छोड़ा ही नहीं था, तो कोर्ट्स भी जैसे आज हमारा यहाँ पे हाल है, कोर्ट्स भी अपनी हैं, पार्लियामेंट भी अपनी है, हर कुछ अपना है बस, ठीक है। तो वहाँ पे भी यही था, तो वो कोर्ट ने जनाब फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जी ये तो गलत फैसला था, हुकूमत का फैसला ठीक नहीं था 2018 का, तो कोटा सिस्टम बहाल हो गया दोबारा। तो जब ये दोबारा बहाल हुआ तो फिर दोबारा से मूवमेंट शुरू हुई है। अभी स्टूडेंट्स ने जब मूवमेंट शुरू की, लेकिन देखें इसकी बुनियादें 2008 से चल रही हैं। कहाँ 2008 है, कहाँ 2024 है, कितने साल बनते हैं? हाँ जी, 16 साल एक इशू के ऊपर अवामी तहरीक चली है। उसने लोगों को मोटिवेट किया है, लोगों को एजुकेट किया है, ये शऊर दिया है नौजवानों के अंदर। देखें इशू भी कितना इंपॉर्टेंट था। इशू ऐसा था जो डायरेक्टली नौजवानों से मुताल्लिक था। मुल्क की मईशत जो थी वो ख़राब थी, और बेशक तरक्की भी हुई, लेकिन यह है कि हाँ नहीं, आप सही कह रहे हैं कि यानी मुल्क की ताकतें हैं, ऐसे ही है कि अमेरिका बाहर के मालिक भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान में ऐसा अवामी इनकलाब आए। नहीं, उनको पता है कि पाकिस्तान में अगर ऐसा इनकलाब आ गया तो ये तो हमारे हाथ से पाकिस्तान निकल जाएगा। अभी अच्छा है, फ़ौज को कंट्रोल करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करते हैं, और उससे पूरा कंट्रोल हो जाता है मुल्क। तो जब ये अवामी को लोग आ गए तो ये तो फिर अवाम की फलाह बहबूद को देखेंगे, ये अवाम की फलाह बहबूद को, अवाम के इंटरेस्ट को सामने रखेंगे, तो क्या होगा फिर? तो फिर यह है कि नुकसान होगा, फिर मसला होगा। तो इसलिए
बात वही है कि बेशक अभी फ़ियर तो बहुत ज़्यादा है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, वो फ़ियर बनता भी है क्योंकि इन्होंने तमाम पावर जो है स्ट्रक्चर्स वो अपने हाथ में कर लिए हैं। अब इनको किसी पर ट्रस्ट नहीं है, इनको ना पॉलिटिशियंस पे ट्रस्ट है, ना नवाबों पे ट्रस्ट है, ना इनको जागीरदारों पे ट्रस्ट है, ना ही आवाम पे ट्रस्ट है। तो आवाम का ट्रस्ट मिलेगा ना किसी और का ट्रस्ट, तो फिर आपको खौफ ही रहेगा। तभी ये हाल है कि जो इस वक्त हर जगह से जो है खौफ महसूस हो रहा है। लेकिन यह है कि ये चीज़ इस तरीके से सेटल होने वाली नहीं है। अल्लाह ना करे कि इस वक्त जो है इस तरह से अवामी अगर रेला खड़ा होता है तो वो मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। वो नुकसान लीडरलेस, ये लीडरलेस रेवोल्यूशन जो हैं ये रिबेलियंस होती हैं, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होता, इससे मुल्क तबाह होता है। तो इसलिए हमें इनको भी सोचना चाहिए जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, और हमें सोचना चाहिए कि अवाम को हम कैसे शऊर दें, हम कैसे उनको मुनज़्ज़म करें। देखें ये बात तो है कि इन लोगों ने इतना मुनज़्ज़म रखा कि वायलेंस को फैलने नहीं दिया, क्योंकि वायलेंस हुई है। लेकिन ये जो लीडर थे, स्टूडेंट लीडर्स थे, क्योंकि इनके पीछे बैकिंग जो है बीएनपी की भी है और जमात इस्लामी बांग्लादेश की भी है, यानी वो पॉलिटिकल शऊर है इनके पास। इसलिए देखें जब ये ट्रांजिशन हुई उन्होंने कहा हम आर्मी को कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जी हाँ, नाम दिया पहले डॉक्टर यूनुस का। डॉक्टर यूनुस का नाम क्यों दिया? तो ये एक तरीक़ार होता है, बाकायदा इन लोगों ने स्टडी किया हुआ है कि जब भी इस तरह के केओस वाला मामला होता है तो आप उसी को लेके आते हैं ऊपर जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होता है। तो डॉक्टर यूनुस का क्योंकि उसकी रिस्पेक्ट है काफ़ी, तो पूरी हाँ मतलब उसने माइक्रो फाइनेंसिंग में बड़ा काम किया और नोबेल प्राइज़ भी उसे मिला, तो उसकी बड़ी रिस्पेक्ट है। सब लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया। तो इन लोगों ने बड़े हिकमत भरे अंदाज में आगे जो है स्टेप लिया। ये नहीं किया कि जनाब बस जी टॉपल करके अपना बंदा ले आए, नहीं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर यूनुस को दें, ट्रांजिशन हो, ताकि उसके बाद फिर इलेक्शंस हों और आगे सिस्टम चले। यानी इन्होंने जो है इसको संभाल लिया। जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे कोई अगर टोला खड़ा होता है जिसके पास ये सियासी बसीरत ना हो तो फिर तो मुल्क तबाही की तरफ चला जाएगा। तो हमें वो सियासी बसीरत रखने वाला वो ग्रोह, वो इज्तमाइयत तैयार करनी है, ताकि जब इस तरह की सिचुएशन हो तो वो लीड कर रहे हों, वो आम हाँ जी भी शामिल हैं बिल्कुल। तो ये है कि हमें भी यही बात है कि ये पहले से प्लानिंग करनी है। टेबल पे बाद में क्या होगा वो अभी से आपने डिस्कस करना है। अभी से मुल्क के सोचने समय वाले लोग जो हैं उनको तैयार करना है कि देखो भाई जब ये इस तरह की सिनेरियो आएगा तो फिर हमने क्या करना है। अभी तैयारी करेंगे तो उस वक्त टेबल पे बैठ के वो सही तरीके से उसको डील को ब्रेक कर सकेंगे, वरना ये है कि ये केओस की तरफ बात जा सकती है। तो ये कुछ बात थी जो हमारे सामने ये हक़ाइक़ रहने चाहिए कि बिल्कुल ये बात है कि ये सिलसिला चल रहा है पूरे साउथ एशिया के अंदर, ये रेला जो है आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन यह है कि पाकिस्तान में ये पॉजिटिव से चेंज आएगी या नेगेटिव, ये हम पे डिपेंड करता है। अगर हम इस तरह सोते रहेंगे जिस तरह अभी इस वक्त पाकिस्तानियों का हाल है, तो फिर ये नेगेटिव चेंज आएगी। क्योंकि देखें नीचे जब लोग खड़े होंगे ना, लोअर मिडिल क्लास और ये जो महरूम तबका है, तो ये नहीं देखता फिर कि क्या आगे उसका हाथ किसके गिरबान पे पड़ता है। फिर वो जो हाथ में आता है फिर वो फिर सूली चढ़ाया जाता है, लेकिन उससे फिर क्योस आता है। तो हमें उनको गाइड करना है, उनको मुनज़्ज़म करना है, ताकि जो है बेहतर तरीके से हम चेंज को बर्पा कर सकें। तो इसी पे ख़त्म करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।